बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अफाकसन सीरीज़ ग्रेड 3 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 8 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 8 एट द ज़ू, चिड़ियाघर में। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने पोइम की रीडिंग की थी एट द ज़ू, जिनके पोइट का नाम है विलियम मैकपीस थैकरे। सेकेंड वीडियो में हमने ओरल कम्युनिकेशन और रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के टॉपिक्स को कवर किया था। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज के टॉपिक से। एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, जुबान के पहलू, वोकैबुलरी, अल्फाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी। रीड द गिवन वर्ड्स, दिए हुए अल्फाज को पढ़िए विद देयर मीनिंग्स, इनके मानी के साथ। नीचे हमें वर्ड्स दिए गए हैं, साथ में मीनिंग्स दिए गए हैं, इनको रीड करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हम। अ लार्ज लंप ऑन द सर्फेस ऑफ समथिंग, किसी चीज की सतह पर एक बड़ी सी गांठ, जैसे ऊंट की पीठ पर होती है। अ लार्ज लंप ऑन द सर्फेस ऑफ समथिंग, किसी चीज की सतह पर बड़ी सी गांठ। मॉ, मीनिंग अ बिग माउथ ऑफ स्केरी एनिमल, किसी खौफनाक जानवर का बड़ा मुंह। मॉ, अ बिग माउथ ऑफ अ स्केरी एनिमल। वॉम्बैट, मीनिंग अ शॉर्ट लेग्ड ऑस्ट्रेलियन एनिमल, ये एक जानवर का नाम है जिसके छोटे छोटे से पांव होते हैं। वॉम्बैट, अ शॉर्ट लेग्ड ऑस्ट्रेलियन एनिमल, ऑस्ट्रेलिया का एक जानवर जिसके छोटे छोटे पैर होते हैं। नेक्स्ट, वैडल, मीनिंग टू वॉक विथ शॉर्ट स्टेप्स, छोटे छोटे कदमों से चलना। वैडल, टू वॉक विथ शॉर्ट स्टेप्स। लास्ट, ट्रंक, मीनिंग द लॉन्ग नोज ऑफ एन एलिफेंट, हाथी की बड़ी सी नाक। यहां पर आप देख सकते हैं ये है ट्रंक, जिसको सूंड कहा जाता है। इनको दोबारा से रीड करते हैं। हम, अ लार्ज लंप ऑन द सर्फेस ऑफ समथिंग, किसी चीज की सतह पर बड़ी सी गांठ। मॉ, अ बिग माउथ ऑफ अ स्कैरी एनिमल, खौफनाक जानवर का बड़ा मुंह। वॉम्बैट, अ शॉर्ट लेग्ड ऑस्ट्रेलियन एनिमल, ऑस्ट्रेलिया का जानवर जिसके छोटे छोटे पांव होते हैं। वेडल, टू वॉक विथ शॉर्ट स्टेप्स, छोटे छोटे कदमों से चलना। ट्रंक, द लॉन्ग नोज ऑफ एन एलिफेंट, हाथी की बड़ी सी नाक जिसको सूंड कहा जाता है। यहाँ पर वर्ड्स मीनिंग एंड होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है सिनोनिम्स, सिमिलर वर्ड्स यानी हममानी अल्फाज। रीड में पोर्शन में देखते हैं कि सिनोनिम्स क्या है। अ सिनोनिम इज अ वर्ड हैविंग द सेम मीनिंग और नियरली द सेम एज अनदर वर्ड। सिनोनिम ऐसे अल्फाज होते हैं जिसके मानी या तो दूसरे लफ्ज से मिलते हैं या फिर करीब करीब मिलते जुलते हैं। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स इन देयर सिनोनिम्स। यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, साथ में सिनोनिम्स दिए गए हैं, इनको रीड करते हैं। बेटर, गुड। बेटर बेहतर, गुड अच्छा, ये सेम मीनिंग देते हैं। डिफिकल्ट, टफ, दोनों का मीनिंग है मुश्किल। स्केर्ड, फ्राइटेंड, यानी डरा हुआ। अब अगर हम किसी सेंटेंस में स्केर्ड का वर्ड यूज करें या फिर फ्राइटेंड का वर्ड यूज करें, दोनों का मीनिंग सेम ही है। इनको कहा जाता है सिनोनिम्स यानी सिमिलर वर्ड्स, हममानी अल्फाज। नीचे एक्टिविटी दी गई है इसी टॉपिक से रिलेटेड, इसको रीड करते हैं। टिक द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स। नीचे सेंटेंसेस में वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है। यहाँ पर हमारे पास 2 वर्ड्स दिए गए हैं, हमने उस वर्ड को टिक करना है जो कि सिनोनिम है इस अंडरलाइन वर्ड का। फर्स्ट सेंटेंस है लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लेसन, पहले सबक से शुरू करते हैं। अब वर्ड्स दिए गए हैं बिगिन यानी शुरू करना, एंड खत्म करना। तो इसमें सिनोनिम है बिगिन, स्टार्ट, बिगिन, दोनों का सेम मीनिंग है शुरू करना। शी डिस्ट्रीब्यूट्स मनी अमंग द पुअर, डिस्ट्रीब्यूट्स तकसीम करना,
मनी पैसा। अमंग द पुअर गरीबों के दरमियान, कि इसने गरीबों में पैसे तकसीम किए। अंडरलाइन वर्ड है मनी। क्लोथ्स कपड़े, कैश नकद। तो मनी का सिनोनिम है कैश। मनी कैश दोनों का मीनिंग है पैसा। नेक्स्ट, द मॉल्स आर ऑलवेज क्राउडेड विथ पीपल। मॉल्स में हमेशा लोगों का रश होता है। क्राउडेड रश। पैक्ड एम्प्टी, पैक्ड कहते हैं भरा हुआ, एम्प्टी खाली। तो क्राउडेड का सिनोनिम है पैक्ड यानी भरा हुआ। द ट्रेन विल कम ऑन टाइम, ट्रेन अपने वक्त पर आएगी। डिपार्ट यानी किसी जगह से जाना। अराइव किसी जगह आना। कम अराइव ये है सिनोनिम्स यानी आना। एजुकेशन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, तालीम मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए बराबर ज़रूरी है। इक्वली बराबर, एजुकेशन तालीम, मेल मर्द, फीमेल ख़वातीन। अंडरलाइन वर्ड है एजुकेशन। इलिटरेसी नाख्वानदगी। स्टडी पढ़ाई, तो एजुकेशन का सिनोनिम है स्टडी यानी पढ़ना, एजुकेशन तालीम हासिल करना। तो ये है सिनोनिम्स। तो हमने यहाँ पर सिनोनिम्स रीड किए। फर्स्ट हमने रीड किया बेटर गुड, डिफिकल्ट टफ, थर्ड स्केयर्ड फ्राइटेंड। 3 हमारे ये हो गए। नीचे 5 हमने रीड किए हैं। स्टार्ट बिगिन, मनी कैश, क्राउडेड पैक्ड, कम अराइव, एजुकेशन स्टडी। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 68 की तरफ। एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है एंटोनिम्स, ऑपोजिट्स यानी मुतजाद। हमने पेज नंबर 67 पर पढ़ा सिनोनिम्स का टॉपिक, जो कि होते हैं हम मानी अल्फाज। अब ये उसी के ऑपोजिट टॉपिक है जिसको कहा जाता है एंटोनिम्स यानी मुतजाद। टॉपिक को रीड करना स्टार्ट करते हैं। की टू लर्न सेक्शन में देखते हैं कि एंटोनिम्स क्या होते हैं। एंटोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव ऑपोजिट मीनिंग्स। एंटोनिम्स ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके मानी उलट यानी मुतजाद होते हैं। यानी सिनोनिम्स में हमने रीड किया कि ये 2 ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग सेम है। यहाँ पर हम ऐसे 2 वर्ड्स पढ़ेंगे जिनके मीनिंग्स ऑपोजिट होंगे एक दूसरे से। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, दिए हुए अल्फाज को पढ़िए विद देयर ऑपोजिट्स, इनके मुतजाद के साथ या इनके उलट के साथ। फर्स्ट वर्ड है सिमिलर यानी एक जैसे। इसका एंटोनिम है डिफरेंट यानी मुख्तलिफ होना। सिमिलर डिफरेंट, एक जैसे मुख्तलिफ होना। सेकंड ब्यूटीफुल खूबसूरत। एंटोनिम है अगली बदसूरत। ब्यूटीफुल अगली, खूबसूरत बदसूरत। लो प्राइस्ड कम कीमत, एक्सपेंसिव महंगा। लो प्राइस्ड कम कीमत, एक्सपेंसिव महंगा। तो ये हमने रीड किए एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट वर्ड्स, यानी ऐसे वर्ड्स जिनकी मीनिंग्स ऑपोजिट हैं। राइट ऑपोजिट्स ऑफ द गिवन वर्ड्स एंड यूज देम इन योर सेंटेंसेस। दिए हुए वर्ड्स के ऑपोजिट यानी इनके एंटोनिम्स लिखे और फिर इनको सेंटेंसेस में यूज करें। फर्स्ट वर्ड है ब्रेव यानी बहादुर। इसका एंटोनिम है कावर्ड यानी बुज़दिल। ब्रेव कावर्ड, बहादुर बुज़दिल। क्लीन साफ, डर्टी गंदा। क्लीन डर्टी, साफ गंदा। पोलाइट नरम लहजा या शाइस्ता। इसका एंटोनिम है रूड यानी बदतमीज। पोलाइट रूड, नरम लहजा या शाइस्ता, ऑपोजिट है इसका बदतमीज। हैवी भारी, लाइट हल्का। हैवी लाइट, भारी हल्का। लास्ट है थिक यानी मोटा या घना, ऑपोजिट है इसका थिन यानी छोटा या पतला। थिक
थिन, मोटा या घना, जिसका ऑपोजिट है पतला। अब हम इन वर्ड्स की सेंटेंसेस को रीड करते हैं। यूनिट नंबर 8 एट द जू। एंटोनिम्स ऑपोजिट। फर्स्ट वर्ड है ब्रेव और उसका एंटोनिम है कावर्ड। अब इनके सेंटेंसेस को रीड करते हैं। ब्रेव यानी बहादुर, अली इज अ ब्रेव सोल्जर, अली एक बहादुर सिपाही है। कावर्ड यानी बुजदिल, द कावर्ड रैन अवे, बुजदिल भाग गया। व्हेन ही हर्ड, जब उसने सुना। अ लाउड नॉइस, शोर, कि बुजदिल भाग गया जब उसने शोर सुना। अली इज अ ब्रेव सोल्जर, अली एक बहादुर सिपाही है। द कावर्ड रैन अवे व्हेन ही हर्ड अ लाउड नॉइज, बुजदिल भाग गया जब उसने शोर सुना। सेकेंड, क्लीन, साफ, डर्टी, गंदा। क्लीन, अस्मा ऑलवेज कीप्स हर रूम क्लीन, अस्मा हमेशा अपना कमरा साफ रखती है। डर्टी, गंदा, हर हैंड्स वर डर्टी, उसके हाथ गंदे थे। आफ्टर प्लेइंग इन द गार्डन, बाग में खेलने के बाद। नेक्स्ट, पोलाइट, रूड। पोलाइट यानी नरम लहजा या शाइस्तगी, रूड बदतमीज। पोलाइट, वी शुड स्पीक पोलाइटली टू एवरीवन, हमें सबसे आराम यानी नरम लहजे में बात करनी चाहिए। रूड बदतमीज, वी शुड नॉट बी रूड टू एनीवन, हमें किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, हैवी, लाइट। हैवी भारी, लाइट हल्का। हैवी, दिस बॉक्स इज हैवी, ये डब्बा भारी है। लाइट, द बलून वॉज लाइट, गुब्बारा हल्का था। एंड फ्लोटेड ईजीली इन द एयर, और हवा में आसानी से उड़ गया। द बलून वॉज लाइट एंड फ्लोटेड ईजीली इन द एयर, गुब्बारा हल्का था और हवा में आसानी से उड़ गया। लास्ट, थिक, थिन। थिक मोटा, थिन पतला। थिक, द ब्लैंकेट इज थिक, कंबल मोटा है। एंड वार्म और गर्म है, ब्लैंकेट कहते हैं कंबल को। थिन यानी पतला, द पेपर वॉज थिन, कागज पतला था। एंड टोर, और फट गया। इजीली, आसानी से। व्हेन आई ट्राइड टू फोल्ड इट, जब मैंने इसको फोल्ड करने की कोशिश की तो वह आसानी से फट गया। द पेपर वॉज थिन एंड टोर इजीली व्हेन आई ट्राइड टू फोल्ड इट, कि पेपर पतला था और जब मैंने उसको फोल्ड करने की कोशिश की तो वो आसानी से फट गया। तो यहाँ पर हमने एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट वर्ड सीखे और फिर हमने इनके सेंटेंसेस को रीड किया। आपने इन सिनोनिम्स और इन एंटोनिम्स को याद रखना है। हमने पेज नंबर 67 पर 3 एंड 5, 8 हमने सिनोनिम्स रीड किए हैं और इसी तरह हमने यहाँ पर 8 एंटोनिम्स रीड किए हैं। आपको इन्हें याद रखना है इनके मीनिंग्स के साथ। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है ग्रामर का। ग्रामर के पोर्शन में फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रेपोजिशन, पोजीशन वर्ड्स यानी हरफे जार। अब रीड करते हैं की टू लर्न सेक्शन में कि प्रेपोजिशन और पोजीशन वर्ड्स क्या होते हैं। सम वर्ड्स आर यूज्ड टू शो, कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं कि वो दिखाएं द पोजीशन, मुकाम ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। के प्रेपोजिशन ऐसे अल्फाज होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के मुकाम यानी उसकी पोजीशन को जाहिर करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि नाउन या प्रोनाउन क्या होते हैं। नाउन है नेमिंग वर्ड, नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग। प्रोनाउंस क्या है? प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स that are used instead of noun, यानी प्रोनाउंस ऐसे अल्फाज हैं जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि he, she, it, they, we, us वगैरह वगैरह। इनको रीड करते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस, दिए हुए सेंटेंसेस को रीड कीजिए एंड नोटिस द पोजीशन वर्ड्स, और पोजीशन वर्ड्स के इस्तेमाल पर गौर करें। अब इन सेंटेंसेस को रीड करते हुए हम पोजीशन वर्ड्स को देखेंगे और साथ ही हम देखेंगे कि वो किस नाउन की पोजीशन को बयान कर रहे हैं, यानी इनमें नाउन कौन से यूज किए गए हैं। पुट द ग्लास ऑन द टेबल, आप देख सकते हैं साथ में आपको पिक्चर भी दी गई है। टेबल है जिसके ऊपर ग्लास रखा गया है, यानी जब किसी चीज के ऊपर कोई चीज रखी जाती है तो उसके लिए पोजीशन वर्ड यूज किया जाता है ऑन। पुट द ग्लास, ग्लास को रखिए
ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। अब इस सेंटेंस में नाउन कौन सा है जिसकी पोजीशन बताई जा रही है? वो है ग्लास। बताया जा रहा है कि ग्लास को कहां पर रखा गया है? ग्लास को रखा गया है टेबल के ऊपर। द ब्रीफ केस इज अंडर द टेबल। ब्रीफ केस टेबल के नीचे है। आप देख सकते हैं अंडर इस्तेमाल किया जाता है जब किसी चीज को किसी चीज के नीचे रखा जाता है। अब इसमें नाउन कौन सा है, यानी किस नाउन की पोजीशन को डिस्क्राइब किया जा रहा है? वो है ब्रीफ केस। कि ब्रीफ केस जो है वो टेबल के नीचे है। द ब्रीफ केस इज अंडर द टेबल। द विलेज इज फर्दर अप द वैली। अप, ये प्रेपोजिशन यहाँ पर है जिसका मतलब है ऊपर या आगे की तरफ। द विलेज इज फर्दर अप द वैली, कि गांव वादी के आगे है। विलेज कहते हैं गांव को, वैली कहते हैं वादी को। आप पिक्चर में देख सकते हैं बताया जा रहा है कि जो गांव है वो वादी के आगे की तरफ जा रहा है। अब इसमें नाउन कौन सा है जिसकी पोजीशन को डिस्क्राइब किया जा रहा है? वो है विलेज यानी गांव। नेम ऑफ अ प्लेस है ये, और इसकी पोजीशन दिखाई जा रही है कि ये वादी के आगे की तरफ है। द विलेज इज फर्दर अप द वैली। द बॉल इज इन द बॉक्स। बॉल बॉक्स के अंदर है। अब आप देख सकते हैं ऑन और इन में क्या डिफरेंस है। ऑन में किसी चीज को किसी चीज के ऊपर रखा जाता है, जबकि इन में किसी चीज को किसी चीज के अंदर रखा जाता है। जैसे अगर मैं कहूं दैट देयर इज अ बॉल इन द ग्लास, कि इस ग्लास के अंदर बॉल है, तो इसमें आएगा इन, जबकि अंडर आता है किसी चीज के नीचे। यानी अब अगर ये बॉल इस बॉक्स के नीचे होता तो मैं कहती दैट द बॉल इज अंडर द बॉक्स। द बॉल इज इन द बॉक्स। बॉल बॉक्स के अंदर है। अब यहाँ पर किस नाउन की पोजीशन को डिस्क्राइब किया गया है? वो है बॉल, और प्रेपोजिशन यूज किया गया है इन। लास्ट, द सन इज गोइंग डाउन एंड सून इट विल बी नाइट। सूरज नीचे की तरफ जा रहा है और जल्द ही रात हो जाएगी। डाउन कहते हैं नीचे को। अब ये किसकी पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहा है? ये है सन, कि सूरज नीचे की तरफ जा रहा है और जल्द ही रात हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने 5 प्रेपोजिशंस देखे, ऑन, अंडर, अप, इन, डाउन, जो कि मुख्तलिफ नाउन्स के पोजीशन यानी उसके मकाम को जाहिर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग ईच पोजीशन वर्ड गिवन अबव इन योर नोटबुक। ऊपर जो हमें पोजीशन वर्ड्स दिए गए हैं इनसे हमें एक एक सेंटेंस बनाना है और उनको अपनी नोटबुक में लिखना है। मैं आपको सेंटेंसेस यहीं पर लिख देती हूँ, फिर आप इसको अपनी नोटबुक पर लिख सकते हैं। फर्स्ट पोजीशन वर्ड है हमारे पास ऑन। द बुक is on the table, कि किताब मेज के ऊपर है। अब अगर इस टेबल के ऊपर ग्लास की जगह बुक होता तो हम कहते दैट द बुक इज ऑन द टेबल। अंडर, द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल, कि बिल्ली मेज के नीचे छुप रही है। नेक्स्ट पोजीशन वर्ड अप। The sun is shining up in the sky, कि सूरज आसमान में ऊपर चमक रहा है। नेक्स्ट पोजीशन वर्ड है in। The keys are in the drawer, कि चाबियां दराज के अंदर है। यानी आप सोचें कि ये दराज है तो अगर चाबियां इसके अंदर है तो इसमें आएगा इन। द कीज आर इन द ड्रॉर, चाबियां दराज के अंदर है। लास्ट पोजीशन वर्ड है डाउन। द कैट जम्प्ड डाउन फ्रॉम द ट्री, कि एक बिल्ली जो कि दरख्त पर ऊपर थी उसने ऊपर से छलांग लगाई। द कैट जम्प डाउन, बिल्ली ने नीचे छलांग लगाई फ्रॉम द ट्री, दरख्त से। तो यहां पर हमने नाउन्स यूज किए कैट, कीज, सन, कैट एंड बुक। इन नाउन्स के पोजीशंस को हमने जाहिर किया इन पोजीशन वर्ड से, ऑन, अंडर, अप, इन एंड डाउन।
यहाँ पर हमारा prepositions यानी position words का टॉपिक एंड होता है। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। Explain to students the concept of antonyms by giving different examples on the board. Write some words on the board and ask them to tell you the antonyms of these words. यहाँ पर जिक्र किया गया है antonyms का कि बच्चों को मजीद एग्जाम्पल्स दें इसके बारे में। यहाँ पर मैं आपको मजीद कुछ ओरल एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, आप इसको नोट करें। जैसे हम कहते हैं hot and cold, गर्म और ठंडा, fast and slow, तेज और आहिस्ता, happy and sad, खुश और नाखुश, बिग स्मॉल, बड़ा छोटा। तो ये क्या है? ये ऑपोजिट वर्ड्स हैं यानी ये एंटोनिम्स हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन वर्ड्स बाय शेयरिंग मोर एग्जांपल्स। बच्चों को पोजीशन वर्ड्स यानी प्रेपोजिशन का टॉपिक समझाएं, उनको मजीद एग्जांपल्स दें। एनकरेज स्टूडेंट्स टू शेयर मोर इंस्ट्रक्शंस एंड कमांड्स। ये इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 69। ग्रामर के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है इंस्ट्रक्शंस, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट्स। इंस्ट्रक्शंस यानी हिदायत, कमांड्स अहकामात, एंड रिक्वेस्ट्स और दरख्वास्त। रीड मी पोर्शन में देखते हैं कि इंस्ट्रक्शंस, कमांड्स और रिक्वेस्ट्स क्या होते हैं। इंस्ट्रक्शंस टेल अस हाउ टू डू समथिंग। इंस्ट्रक्शंस यानी हिदायत हमें बताते हैं कि हमें कोई काम कैसे करना है, किस तरीके से करना है। When we order somebody, जब हम किसी को हुक्म देते हैं to do something कि वो कोई काम करे, it is called a command। तो इसको हुक्म कहते हैं, यानी जब हम हुक्म देते हैं किसी को किसी काम के करने का तो उसको कमांड कहा जाता है। When we request, जब हम दरख्वास्त करते हैं, इल्तिजा करते हैं somebody किसी की to do something कि वो कोई काम करे, it is called a request। तो इसको दरख्वास्त कहा जाता है। 3 बातें बताई गई हैं। पहली ये कि हिदायत हमें बताती है कि कोई काम हमें कैसे करना है। कमांड क्या है? जब कोई किसी को हुक्म दे किसी काम के करने का तो इसको कमांड कहा जाता है। जब कोई किसी से दरख्वास्त करे किसी काम के करने का तो उसको रिक्वेस्ट कहा जाता है। रीड द गिवन सेंटेंसेस, दिए हुए सेंटेंसेस को पढ़िए एंड नोटिस द इंस्ट्रक्शंस, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट। और इंस्ट्रक्शंस यानी हिदायत, कमांड्स यानी अहकामात, एंड रिक्वेस्ट्स यानी दरख्वास्त के इस्तेमाल पर गौर करें। नोटिस यानी गौर करना। इंस्ट्रक्शंस यानी हिदायत। इंस्ट्रक्शंस के बारे में हमने क्या पढ़ा? दैट इट टेल्स अस हाउ टू डू समथिंग, कि ये हमें बताता है कि हमें कोई काम कैसे करना है। टेक अ यू टर्न एंड देन टर्न लेफ्ट। यू टर्न ले और फिर बाएं तरफ मुड़ जाएं। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। हम यू टर्न लेंगे और उसके बाद हम लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएंगे। एड द फ्लोर ग्रेजुअली। आहिस्ता आहिस्ता आटे को शामिल कीजिए। ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता। फ्लोर आटा, ऐड शामिल करना। अब इसमें हमें हिदायत दी जा रही है कि हमने आटे को कैसे शामिल करना है। हमने इसको ग्रेजुअली यानी आहिस्ता आहिस्ता से उसमें शामिल करना है। ये हमने पढ़ा इंस्ट्रक्शंस यानी हिदायत के बारे में। कमांड्स यानी अहकामात। कमांड्स के बारे में हमने पढ़ा that when we order somebody to do something, it is called a command। जब हम किसी को हुक्म देते हैं किसी काम के करने का तो इसको कमांड कहा जाता है। Stop talking now, बात करना बंद करें। अब ये क्या है? मैं हुक्म दे रही हूँ that stop talking now, अभी के अभी बात करना बंद करें। Shut the door, दरवाजा बंद करें। अब ये क्या है? ये कमांड है, हुक्म दिया जा रहा है कि दरवाजे को बंद करें। तो ये हमने पढ़ा कमांड्स यानी अहकामात के बारे में। रिक्वेस्ट्स यानी दरख्वास्त या इल्तिजा। रिक्वेस्ट्स यानी दरख्वास्त क्या है? व्हेन वी रिक्वेस्ट समबडी टू डू समथिंग, यानी जब हम किसी से इल्तिजा करें किसी काम के करने का तो इसको रिक्वेस्ट कहा जाता है। कुड यू प्लीज गिव मी योर बुक? बराए मेहरबानी क्या आप मुझे अपनी किताब देंगे? अब यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है प्लीज, ये दरख्वास्त यानी इल्तिजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रिक्वेस्ट के लिए। तो जहाँ पर प्लीज का वर्ड यूज किया जाएगा तो वहाँ पर आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये रिक्वेस्ट की जा रही है, किसी से दरख्वास्त की जा रही है। कुड आई यूज योर कंप्यूटर प्लीज?
क्या मैं आपका कंप्यूटर यूज कर सकता हूँ? प्लीज यानी बराए मेहरबानी। अब ये क्या है? रिक्वेस्ट की जा रही है, यानी अब सामने वाले बंदे की मर्जी है कि वो उनको इजाजत देते हैं या नहीं देते, लेकिन उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि इन दोनों सेंटेंसेस में प्लीज का वर्ड आया है, जो कि शो करता है रिक्वेस्ट यानी दरख्वास्त या इल्तिजा को। तो रिक्वेस्ट क्या है? When we request somebody to do something, जब हम किसी से दरख्वास्त या इल्तिजा करते हैं कि वो कोई काम करे या हमें उस काम के करने की इजाज़त दे। तो यहाँ पर हमने पढ़ा इंस्ट्रक्शंस, कमांड्स और रिक्वेस्ट्स के बारे में। अब चलते हैं नीचे एक्टिविटी दी गई है इसी टॉपिक से रिलेटेड, इसको रीड करते हैं। राइट आई फॉर एन इंस्ट्रक्शन, हिदायत के लिए आई लिखिए। सी फॉर कमांड, हुक्म के लिए सी लिखिए। एंड आर फॉर अ रिक्वेस्ट, और दरख्वास्त के लिए आर लिखिए। नेक्स्ट टू ईच सेंटेंस, यानी नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके सामने हमने आई लिखना है, जो कमांड्स हैं उनके सामने सी, और जो रिक्वेस्ट्स हैं उनके सामने आर। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ मिल्क, मेरे लिए दूध का गिलास लाइए। अब ये है कमांड, क्योंकि इसमें अगर तो प्लीज का वर्ड यूज किया जाता तो ये फिर हो जाता रिक्वेस्ट, यानी प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ मिल्क, लेकिन यहाँ पर प्लीज नहीं यूज किया गया, तो ये है कमांड यानी हुक्म। कुड यू हेल्प मी फाइंड माई शूज, अब यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है कि क्या आप मेरी मदद करेंगे मेरे शूज ढूंढने में, यानी उनसे पूछा जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, तो ये है रिक्वेस्ट यानी दरख्वास्त। फिनिश योर होमवर्क, अपना काम मुकम्मल कीजिए, ये है कमांड यानी हुक्म। टर्न राइट, दाएं तरफ मुड़े, ये है इंस्ट्रक्शंस। यहां पर सिर्फ आपने आई लिखना है, यानी हिदायत। ब्रेक द एग्स इनटू अ ग्लास बोल, एक शीशे के बाउल में अंडों को तोड़िए, ये है इंस्ट्रक्शंस यानी हिदायत। हिदायत दी जा रही है कि आपने अंडों को एक बड़े शीशे के बाउल में तोड़ना है। प्लीज सिट डाउन ऑन योर सीट्स, बराए मेहरबानी अपनी नशिस्तों पर बैठ जाइए। यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है प्लीज, यानी ये है रिक्वेस्ट, दरख्वास्त। तो इस टॉपिक में हमने रीड किया कि हम किसी को इंस्ट्रक्शंस किन अल्फाज में दे सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट किन अल्फाज में कर सकते हैं, और हम किसी को कमांड किन अल्फाज में दे सकते हैं। हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ऐसा ना हो हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हों और हमारे अल्फाज ऐसे हों जैसे हम उनको कमांड दे रहे हो। तो हमें अपने अल्फाज के चुनाव का ख्याल रखना चाहिए ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी को बुरा ना लगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यूज ऑफ कैन, कैन नॉट। ये ग्रामर के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है, यूज ऑफ कैन, कैन नॉट। की टू लर्न सेक्शन में देखते हैं कि ये क्या है। वी यूज कैन, हम कैन का इस्तेमाल करते हैं टू शो द एबिलिटी टू डू समथिंग, जब हम किसी काम के करने की सलाहियत को जाहिर करते हैं। एंड कैन नॉट, और कैन नॉट का इस्तेमाल करते हैं टू शो द इनएबिलिटी टू डू समथिंग, किसी काम के ना करने की सलाहियत को। यानी कैन हम यूज करते हैं जब हम कोई काम कर सकते हैं, जैसे मैं कहूँ दैट आई कैन राइट, आई कैन रीड, यानी मुझ में इतनी सलाहियत है कि मैं लिख सकूँ, मैं पढ़ सकूँ। अब अगर मैं कहूँ दैट आई कैन नॉट ड्राइव, आई कैन नॉट स्विम, यानी मुझ में ये काम करने की एबिलिटी नहीं है। रीड करते हैं इनको। रीड द गिवन सेंटेंसेस, दिए हुए जुमलों को पढ़िए एंड नोटिस द यूज ऑफ कैन, कैन नॉट, और जुमलों में कैन और कैन नॉट के इस्तेमाल पर गौर करें। सेंटेंसेस को रीड करते हैं। दे कैन स्पीक चाइनीज, वो चाइनीज जुबान बोल सकते हैं, यानी उनमें ये सलाहियत मौजूद है कि वो चाइनीज जुबान बोल सकते हैं। सात कैन रन फास्ट, सात तेज भाग सकता है। मिमी कैन नॉट ड्राइव अ कार, मिमी गाड़ी नहीं चला सकती, यानी मिमी में ये एबिलिटी मौजूद नहीं है कि वो ड्राइविंग कर सके। फिश कैन नॉट लिव ऑन लैंड, मछली जमीन पे नहीं रह सकती, यानी फिश में जमीन पर रहने की एबिलिटी मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किसी काम के करने की एबिलिटी के लिए हम कैन लिखते हैं, जबकि जहां पर किसी चीज की इनएबिलिटी को दिखाया जाए वहां पर कैन नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। मेक एट लीस्ट 3 सेंटेंसेस यूजिंग कैन एंड कैन नॉट इन योर नोटबुक। 3 सेंटेंसेस बनाने हैं, 3 में कैन का यूज करना है, 3 में कैन नॉट का।
नोटबुक में इन सेंटेंसेस को लिखना है। मैं आपको यहीं पर लिख लेती हूँ, आप फिर इनको अपनी नोटबुक पे लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कैन के सेंटेंसेस को। आई कैन कुक, मैं खाना बना सकती हूँ। द कैट कैन क्लाइंब अप द ट्री, बिल्ली दरख्त पर ऊपर चढ़ सकती है, यानी कैट में ये एबिलिटी मौजूद है। शी कैन सिंग, वो गा सकती है। तो ये 3 सेंटेंसेस हमने लिखे जिनमें हमने कैन का यूज किया। अब हम लिखते हैं कैन नॉट के सेंटेंसेस को। आई कैन नॉट लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, मैं इस भारी डिब्बे को नहीं उठा सकती। लिफ्ट यानी उठाना, कैन नॉट यानी नहीं उठा सकती। ही कैन नॉट सी विदाउट ग्लासेस, वो चश्मों के बगैर नहीं देख सकता। द बेबी कैन नॉट टॉक, ये बच्चा बात नहीं कर सकता, यानी यहाँ पर इनएबिलिटी को दिखाया गया है जबकि यहाँ पर एबिलिटी को दिखाया गया है। तो ये हमारा कैन और कैन नॉट का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 70 की तरफ। राइटिंग यानी लिखना, गाइडेड राइटिंग। लुक एट द गिवन पिक्चर्स, दी हुई तस्वीर को देखिए। एंड राइट अ शॉर्ट स्टोरी, और एक कहानी लिखिए। इन योर वर्ड्स, अपने अल्फाज में। इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में। नीचे आपको 6 पिक्चर्स दिए गए हैं। इन पिक्चर्स को देखते हुए हमें अपने अल्फाज में, अपने वर्ड्स में एक शॉर्ट स्टोरी यानी एक कहानी लिखनी है। आप पिक्चर्स को देख सकते हैं, आपको नीचे 6 पिक्चर्स दी गई हैं। मैंने इन पिक्चर्स को गौर से देखा है और मेरा यह ख्याल है कि इन पिक्चर्स की सीक्वेंस ठीक नहीं है। मैं आपको इनकी सीक्वेंस ठीक करवा देती हूँ। अगर किसी बच्चे को मेरी सीक्वेंस ठीक नहीं लग रही तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं विद रीज़न, कि अगर उनको मेरी सीक्वेंस ठीक नहीं लगी है तो मुझे रीज़न बताएं और उसी के अकॉर्डिंग मुझे कमेंट सेक्शन में स्टोरी भी बताएं। मेरे अकॉर्डिंग ये है फर्स्ट पिक्चर, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक फैमिली अपने घर पर बैठी हुई है और वो कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। ये है सेकेंड पिक्चर, जहां पर वो घर से बाहर निकल चुके हैं। ये है थर्ड पिक्चर, जिसमें वो किसी हिली एरिया पर पहुंच चुके हैं। फिर ये है फोर्थ पिक्चर कि अब वो उस जगह में खुद को सेटल कर रहे हैं, यानी अपने लिए रिहाइश ले रहे हैं। ये है फिफ्थ पिक्चर कि उन्होंने जो रिहाइश ली थी, अब बच्चे रात को वहां पर मौजूद हैं और वो खिड़की में देख रहे हैं कि बर्फबारी शुरू हो गई है। और लास्ट पिक्चर है ये वाली, जिसमें उन्होंने एक स्नोमैन बनाया है। क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी हुई है तो नेक्स्ट पिक्चर इसके साथ ये वाली आनी चाहिए। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर बर्फबारी के बाद वापस मौसम ठीक दिखाया गया है, जबकि उससे नेक्स्ट पिक्चर के बाद फिर स्नो दिखाई गई है। यानी एक ही दिन में दोनों मौसम कैसे आ सकते हैं, जबकि यहाँ पर बर्फबारी को दिखाया गया है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये सीक्वेंस, मैं आपको इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग स्टोरी पढ़ाऊंगी। अगर किसी को कोई एतराज है तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब हम 1 बाय 1 पिक्चर को डिटेल से देखेंगे और साथ में स्टोरी को रीड करेंगे। स्टोरी को रीड करना स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 8 एट द जू, स्टोरी राइटिंग। इस स्टोरी को टाइटल दिया है मैंने फैमिली फन इन द स्नोई माउंटेन्स। फैमिली फन यानी खानदान का तफरीही दौरा बर्फीले पहाड़ों की तरफ। फैमिली फन इन द स्नोई माउंटेन्स यानी खानदान का तफरीही दौरा बर्फीले पहाड़ों की तरफ। अब साथ में पिक्चर को भी देखते जाएंगे और स्टोरी को रीड करते जाएंगे। फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक फैमिली बैठी हुई है अपने घर में और वो आपस में कोई बातचीत कर रहे हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है, देयर वॉज अ हैप्पी फैमिली, एक खुशहाल खानदान था। They were sitting at home, वो अपने घर पर बैठे हुए थे। Planning their vacations, और मंसूबा बंदी कर रहे थे अपनी छुट्टियों की। अब सेकेंड पिक्चर को आप देख सकते हैं कि वो बाहर यानी आउटिंग पर गए हुए हैं।
द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इट वॉज सनी एंड ब्राइट, ये एक चमकता हुआ रोशन दिन था। यहाँ पर आप देख सकते हैं सूरज निकला हुआ है और एक ब्राइट यानी रोशन दिन है। दे पैक देयर बैग्स, उन्होंने अपना सामान बंद किया, एंड गॉट रेडी फॉर आउटिंग, और वो बाहर जाने के लिए यानी बाहर सैर पर जाने के लिए तैयार हुए। अब आप थर्ड पिक्चर को देख सकते हैं। यहाँ पर गाड़ियां हैं, आप पीछे देख सकते हैं पहाड़ हैं जिस पर बर्फबारी हुई भी है और ये किसी रिजॉर्ट में आ चुके हैं। दे ट्रैवल्ड, उन्होंने सफर किया, टू अ हिली एरिया, एक पहाड़ी इलाके की तरफ। When they arrived, जब वो वहां पर पहुंचे, they saw, उन्होंने देखा, beautiful snow, खूबसूरत बर्फ, on the mountains, पहाड़ों पर, कि जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने पहाड़ों पर खूबसूरत बर्फ देखी। अब नेक्स्ट पिक्चर पर आप देख सकते हैं ये काउंटर पर खड़े हुए हैं और ऐसा दिख रहा है जैसे ये अपने लिए रहाइश ले रहे हैं, यानी अब यहाँ पर रहने का बंदोबस्त कर रहे हैं। दे पेड, उन्होंने पैसे दिए, फॉर देयर रूम, अपने कमरे के लिए, एट द होटल, होटल में, एंड गॉट सेटल्ड इन, और वहां पर सेटल हो गए। दे वर रेडी, अब वो तैयार थे, टू एंजॉय, कि वो लुत्फानंदोज हों, देयर वेकेशंस, अपनी छुट्टियों से, यानी अब वो अपनी छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए तैयार थे। फिफ्थ पिक्चर को आप देख सकते हैं, रात हो चुकी है और बर्फबारी शुरू हो चुकी है। That night, उसी रात, the children stood by the window, बच्चे खिड़की के सामने खड़े हुए, and looked at the snow, और बर्फ की तरफ देखा, falling gently outside, जो कि आहिस्ता से यानी आराम आराम से बाहर गिरना शुरू हो चुकी थी। अब आप लास्ट पिक्चर को देख सकते हैं, इन्होंने एक स्नोमैन बनाया हुआ है, यानी रात को इतनी बर्फबारी हुई है कि अगली सुबह उन्होंने एक स्नोमैन बनाया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द होल फैमिली, पूरा खानदान, वेंट आउट, बाहर गया, टू प्ले, कि वो खेले, इन द स्नो, बर्फ में। दे बिल्ड अ स्नोमैन, उन्होंने एक स्नोमैन बनाया, एंड हैड लॉट्स ऑफ फन, और बहुत सारे मजे किए, यानी वो अपनी सैर से लुत्फानंदोज हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको कहा जाता है स्नोमैन। ये स्नोमैन इन्होंने बनाया है इस बर्फ से। मेरे अकॉर्डिंग इन पिक्चर्स की सीक्वेंस यही है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग स्टोरी ठीक आई है। अगर हम इस पिक्चर को 5th नंबर पर ले आएं और इसको 4th पर, तो फिर स्टोरी में इंटरप्शन आ रही है क्योंकि यहाँ पर बर्फ हुई है, यहाँ पर ब्राइट डे है और यहाँ पर फिर इन्होंने स्नोमैन बनाया है। तो स्टोरी की सीक्वेंस यहाँ पर ख़राब हो रही है, इसीलिए मैंने इन पिक्चर्स को इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सेट किया है। स्टोरी को एक दफ़ा फिर से रीड करते हैं। फैमिली फन इन द स्नोई माउंटेन्स, खानदान का तफरीही दौरा बर्फीले पहाड़ों की तरफ। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है। देयर वॉज अ हैप्पी फैमिली, एक खुशहाल ख़ानदान था। दे वर सिटिंग एट होम, वो अपने घर पर बैठे हुए थे। प्लानिंग देयर वेकेशंस, और अपनी छुट्टियों की मंसूबाबंदी कर रहे थे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इट वॉज सनी एंड ब्राइट, वो एक चमकता रोशन दिन था। दे पैक देयर बैग्स, उन्होंने अपना सामान बंद किया। एंड गॉट रेडी फॉर आउटिंग, और बाहर जाने के लिए तैयार हुए। दे ट्रैवल्ड, उन्होंने सफ़र किया, टू अ हिली एरिया, एक पहाड़ी इलाके की तरफ। व्हेन दे अराइव्ड, जब वो वहां पर पहुंचे। दे सॉ, तो उन्होंने देखा, ब्यूटीफुल स्नो ऑन द माउंटेन्स, पहाड़ों पर खूबसूरत बर्फ। दे पेड, उन्होंने पैसे दिए, फॉर देयर रूम, अपने रूम के लिए, एट द होटल, होटल में। एंड गॉट सेटल्ड इन, और उस कमरे में सेटल हो गए। दे वर रेडी टू एंजॉय देयर वेकेशंस, और अब वो अपनी छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए यानी उनसे लुत्फानंदोज होने के लिए तैयार थे। That night, उस रात, the children stood by the window, बच्चे खिड़की के सामने खड़े हुए। And looked at the snow, और बर्फ की तरफ देखा, falling gently outside, जो कि आराम आराम से बाहर गिरना शुरू हो चुकी थी। The next day, अगले दिन, the whole family went out to play, पूरा खानदान बाहर गया ताकि वो खेले, in the snow, बर्फ में। They built a snowman, उन्होंने एक snowman बनाया। And had lots of fun, और बहुत सारे मज़े किए। तो ये हमारी शॉर्ट स्टोरी थी जो कि हमने इन पिक्चर्स को देखते हुए बनाई अपने वर्ड्स में। आप इस स्टोरी को अपनी नोटबुक में लिखें और अपने टीचर से उसको चेक करवाएं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। राइटिंग के पोर्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द गिवन स्टेंजा, दिए हुए स्टेंजा को पढ़िए एंड कंप्लीट द पोएम।
और नज़म को मुकम्मल कीजिए यूजिंग द पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स के पेयर्स आपको दिए गए हैं, इनको यूज़ करते हुए हमने एक पोएम को कंप्लीट करना है। पहले हम राइमिंग वर्ड्स रीड कर लेते हैं कि राइमिंग वर्ड्स कौन से दिए हुए हैं। फर्स्ट पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स है बी ट्री। बी कहते हैं मक्खी को, ट्री कहते हैं दरख्त को। सेकेंड पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स हैं टॉड एंड रोड। टॉड कहते हैं मेंढक के बच्चे को, जैसे इस पोएम में हमने रीड किया था कि जो मैच्योर एनिमल्स हैं उनके बेबीज को डिफरेंट नेम्स कहा जाता है। तो फ्रॉग के बेबी को हम कहते हैं टॉड। रोड कहते हैं रोड को। अब पोएम को रीड करते हैं और फिर इन राइमिंग वर्ड्स को यूज करते हुए हम इस पोएम को कंप्लीट करेंगे। इमेजिन अ स्नेल। तसव्वुर करें एक स्नेल के बारे में। स्नेल है एक कीड़ा यानी वर्म है ये। एज बिग एज अ व्हेल। तसव्वुर करें एक स्नेल को जो कि इतना बड़ा है जैसे कि व्हेल। व्हेल एक मछली है। इमेजिन अ लार्क। तसव्वुर करें एक लार्क को। लार्क एक बर्ड यानी एक परिंदा है। एज बिग एज अ शार्क। इतना बड़ा है वो जैसे कि शार्क। शार्क भी एक मछली यानी एक फिश है। तो टू पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स को हमने यहां पर रीड किया, स्नेल, व्हेल, लार्क, शार्क। अब हमारे पास टू पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, इनकी हेल्प से अब हम इस पोएम को कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड है बी एंड ट्री। इमेजिन अ बी एज बिग एज अ ट्री। कि तसव्वुर करें एक मक्खी को जो कि इतनी बड़ी है जैसे कि दरख्त। इमेजिन अ टॉड। तसव्वुर करें मेंढक के एक बच्चे को। होपिंग ऑन द रोड। जो कि सड़क पर, जो कि रोड पर छलांगे लगा रहा है। होपिंग कहते हैं छलांग लगाने को। पोएम को दोबारा से रीड करते हैं। इमेजिन अ स्नेल एज बिग एज अ व्हेल। कि तसव्वुर करें एक स्नेल को जो कि इतना बड़ा है जैसे कि मछली। इमेजिन अ लार्क एज बिग एज अ शार्क। तसव्वुर करें लार्क परिंदे को जो कि इतनी बड़ी है जैसे कि शार्क मछली। इमेजिन अ बी एज बिग एज अ ट्री। तसव्वुर करें एक मक्खी को जो कि इतनी बड़ी है जैसे कि दरख्त। इमेजिन अ टॉड होपिंग ऑन द रोड। तसव्वुर करें एक मेंढक के बच्चे को जो कि सड़क पर छलांगे लगा रहा है। इमेजिन अ स्नेल एज बिग एज अ व्हेल। इमेजिन अ लार्क एज बिग एज अ शार्क। इमेजिन अ बी एज बिग एज अ ट्री। इमेजिन अ टॉड होपिंग ऑन द रोड। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन एंड होता है जिसमें हमने पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स को यूज करते हुए इस पोएम को कंप्लीट किया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, क्रिएटिव राइटिंग। राइट अ पैराग्राफ ऑन माई विजिट टू द जू इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में एक पैराग्राफ लिखें जिसका टाइटल है माई विजिट टू द जू। चिड़ियाघर में मेरा दौरा या चिड़ियाघर की तरफ मेरी सैर। इस पोएम के स्टार्ट में हमने इस क्वेश्चन के बारे में रीड किया था जहां पर हमसे हमारा एक्सपीरियंस पूछा गया था कि क्या कभी आप किसी जू पे गए हैं, और अगर गए हैं तो अपना तजुर्बा यानी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा लेंथी करेंगे और उस पर एक पैराग्राफ लिखेंगे। इसको रीड करते हैं। क्रिएटिव राइटिंग। माई विजिट टू द जू। चिड़ियाघर की तरफ मेरा दौरा या चिड़ियाघर की तरफ मेरी सैर। आई वेंट टू इस्लामाबाद जू। मैं इस्लामाबाद जू गई यानी मैं इस्लामाबाद के चिड़ियाघर गई। विद माई फैमिली अपने खानदान वालों के साथ। वी सॉ मैनी एनिमल्स देयर। हमने वहां पर कई सारे जानवर देखे। वी सॉ लॉयंस। हमने शेर देखे। एलिफेंट्स हाथी देखे। मंकीज बंदर देखे। एंड टाइगर्स और चीता देखा। देयर वर कलरफुल बर्ड्स टू। वहां पर रंगीन परिंदे भी थे। आई लाइक्ड मुझे पसंद आया। वॉचिंग द एनिमल्स जानवरों को देखते हुए।
यानी मुझे जानवरों को देखना पसंद आया। ईट देयर फूड, जब वो अपना खाना खा रहे थे। वी हैड अ फन टाइम एट द जू, चिड़ियाघर में हमारा वक्त अच्छा गुजरा, यानी हमने वहां पर मजा किया या हम लुत्फानंदोज हुए। तो इस पैराग्राफ में मैंने लिखा कि मैं अपने खानदान वालों के साथ इस्लामाबाद जू गई। वहां पर मैंने कई सारे जानवर देखे और कई सारे रंगीन परिंदे देखे और जानवरों को अपनी खुराक खाते हुए मुझे उनको देखना अच्छा लगा और वहां पर हमारा वक्त बहुत अच्छा गुजरा। माई विजिट टू द जू, आई वेंट टू इस्लामाबाद जू विद माई फैमिली। वी सॉ मैनी एनिमल्स देयर। वी सॉ lions, elephants, monkeys and tigers. There were colorful birds too. I liked watching the animals eat their food. We had a fun time at the zoo. यहाँ पर हमारा क्रिएटिव राइटिंग का टॉपिक एंड होता है। इसके साथ ही हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। यहाँ पर हमारा यूनिट नंबर 8 एट द जू एंड होता है, जिसमें हमने एक बहुत खूबसूरत पोएम रीड की जिनके पोइट का नाम है विलियम मैकपीस थैकरे। इसके अलावा हमने ओरल कम्युनिकेशन, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, लैंग्वेज फोकस और राइटिंग के टॉपिक्स को कवर किया। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।